हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है रानी परी की जादुई चूड़ियों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। विकासपुर गांव में सोफिया नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। कुछ साल पहले ही सड़क दुर्घटना में सोफिया के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद सोफिया ने दूसरों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा मेहनत करके कमाने का फैसला किया। लेकिन सोफिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर मैं क्या करूं? किससे काम मांगू? कौन मुझे काम देगा? तभी सोफिया के कानों में एक आवाज आती है, चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी हर रंग की चूड़ी ले लो। ये आवाज सुनकर सोफिया भागी भागी बाहर आती है और कहती है, दादा, मुझे भी आपके साथ चूड़ी बेचनी है। प्लीज दादा, मुझे भी कुछ चूड़ियाँ दे दो। क्या हुआ बेटा, भूख लगी है? क्या खाना मंगवा दूं? नहीं दादा, मुझे खाना नहीं, काम चाहिए। मैं खुद से कमाकर खाना चाहती हूँ दादा। आखिर कब तक दूसरों के सामने हाथ फैलाती रहूंगी? बेटा, ये तो तुमने बहुत ही बढ़िया फैसला लिया है। लेकिन बिटिया, क्या तुम चूड़ियाँ बेच लोगी? हाँ दादा, मैं बेच लूंगी। अच्छा ठीक है, ये लो, ये 15 दर्जन चूड़ियाँ हैं। तुम अभी इन्हें बेचो। 1 दर्जन चूड़ियों को बेचने पर तुम्हें 50 रुपए मिलेंगे। ठीक है दादा। सोफिया उन चूड़ियों को लेकर अपने चुलबुले अंदाज में बेचने के लिए निकल जाती है। चूड़ी ले लो, प्यारी प्यारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, चूड़ी ले लो चूड़ी। बेटा, कितने की है चूड़ियाँ? सिर्फ 50 रुपए दर्जन आंटी जी। ठीक है बेटा, ये हरी वाली दे दो। आंटी, ये वाला तो देखो, रेड और ऑरेंज वाली देखो कितनी प्यारी है। ये आपके हाथों में बहुत प्यारी लगेंगी। ठीक है, दे दो, और ये लो पैसे। इस तरह से सोफिया के 15 की 15 दर्जन चूड़ियाँ चुटकियों में बिक जाती हैं। फिर अगले दिन, ये लो दादा, चूड़ियों के पैसे। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। एक ही दिन में सारी चूड़ियाँ बेच डाली। शाबाश, आज मैं तुम्हें पूरे 100 दर्जन चूड़ियाँ दे रहा हूँ। और ये रहे तुम्हारी मेहनत के पैसे। ऐसे ही मन लगाकर काम करो बेटा। थैंक यू दादा। पैसे और चूड़ियों को पाकर सोफिया बहुत खुश होती है। तभी वो देखती है कि सड़क के किनारे एक छोटी लड़की बहुत रो रही थी। क्या हुआ बहन, तुम क्यों रो रही हो? दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है दीदी, प्लीज मुझे कुछ खिला दो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है दीदी। अच्छा बाबा, पहले रोना तो बंद करो और बताओ क्या पसंद है तुम्हें? दीदी, कुछ भी खिला दो, जिससे कि बस मेरा पेट भर जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया। सोफिया को उस मासूम लड़की पर दया आ जाती है और वो उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले आती है और उसे भर पेट खाना खिलाती है। अब बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? और अब तक तुम किसके पास रहा करती थी? मेरा नाम पारुल है। मैं एक बड़ी सी कोठी वाले अंकल के पास रहती थी। वो अंकल मुझसे घर का सारा काम करवाते थे, मुझे खाना भी नहीं देते थे और बहुत मारते थे। मैंने वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंकल मुझे बंद करके रखते थे। वो तो कल मैं किसी तरह वहाँ से भाग निकली। दीदी, आप मुझे दोबारा वहाँ मत भेजना, वो अंकल बहुत बुरे हैं। घबराओ नहीं पारुल, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ और अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उस कोठी वाले अंकल का घर तो पता है ना, और अच्छे से पहचानती हो ना? हाँ दीदी, सब पता है, लेकिन अभी मुझे वहाँ नहीं जाना। प्लीज मुझे वहाँ मत भेजना दीदी। आप मुझे कहाँ ले जा रही हो? पुलिस स्टेशन। उस कोठी वाले अंकल को सजा दिलानी है, ताकि उसने जो तुम्हारे साथ किया वो किसी और के साथ ना हो।
सोफिया पारुल को लेकर पुलिस स्टेशन जाकर उस अंकल के खिलाफ FIR दर्ज करवा देती है और पुलिस कुछ ही देर में उस कोठी वाले अंकल को गिरफ्तार कर लेते हैं। तूने मेरे खिलाफ FIR लिखवा कर अच्छा नहीं किया। तू नहीं जानती मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर, पहले आप तो छूट जाओ, फिर बेशक मुझे मत छोड़ना। एक और बात, आइंदा किसी भी बच्चे पर अत्याचार करने से पहले इस जेल की 4 दीवारी को अच्छे से याद कर लेना। चलो पारुल। घर आकर सोफिया पारुल से कहती है, पारुल, मैं चूड़ी बेचने जा रही हूँ। तुम स्कूल से सीधा घर आना और खाना खाकर आराम करना। मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है दीदी, घर जल्दी आना। सोफिया चूड़ी लेकर बेचने निकल जाती है। रास्ता थोड़ा सुनसान था कि तभी अचानक वही आदमी सोफिया के सामने आता है जिसको सोफिया ने हवालात में बंद करवाया था। तुम तो हवालात में थे ना? हवालात में रहे मेरे दुश्मन। मैंने तुझसे कहा था ना, तूने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। भाइयों, पकड़ लो इसे। छोड़ो मुझे, तुम लोग ये अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। सोफिया अकेली थी और वो आदमी अपने साथियों के साथ था। उन सब ने मिलकर सोफिया को चूड़ियों के साथ एक कुएं में फेंक दिया। बेचारी, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। इतना बोलकर वो सारे आदमी वहाँ से चले जाते हैं। इधर सोफिया को कुएं की रानी परी बचा लेती है। कौन है आप? मैं इस कुएं में रहने वाली रानी परी हूँ। तुम बताओ, आखिर वो कौन लोग थे और उन लोगों ने तुम्हें कुएं में क्यों डाल दिया? सोफिया रानी परी को अपनी सारी बातें बताती है। अच्छा, ये तो बहुत ही दुष्ट आदमी है। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसे तो ये और भी लोगों को परेशान करेगा। रुको, अभी इसे मजा चखाती हूँ। अक्कड़ बक्कड़ जंकी सोफिया को गिराने वाला बन जाए मंकी। परी के इतना बोलते ही वो दुष्ट आदमी हमेशा के लिए बंदर के रूप में बदल जाता है। आज के बाद ये दुष्ट आदमी किसी को परेशान नहीं करेगा। अब तुम अपने घर जाओ। तभी सोफिया जोर जोर से रोने लग जाती है। अब क्या हुआ? अब क्यों रो रही हो तुम? रानी परी जी, मैं तो चूड़ी बेचने जा रही थी। मैंने तो अभी एक भी चूड़ी नहीं बेची और मेरी सारी चूड़ियाँ इस कुएं में गिरकर टूट गयी। अब मैं चूड़ी वाले दादा को क्या जवाब दूंगी? वो मुझे काम भी नहीं देंगे। अब मैं क्या करूंगी परी जी? घबराओ नहीं सोफिया, अब से तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इतना सोना दूंगी कि तुम सारी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकती हो। नहीं परी जी, मुझे सोना या पैसा नहीं चाहिए। मुझे रोजगार चाहिए। मैं मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। शाबाश सोफिया, काश सबकी सोच तुम्हारी जैसी होती। अगर इंसान मन में काम करने की ठान ले, फिर उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। सोफिया, इस कुएं में चूड़ियों के गिरने से ये कुआं जादुई चूड़ियों के कुएं में बदल गया है। इस कुएं से तुम जितना चाहो उतनी चूड़ियां ले जा सकती हो। इन चूड़ियों को ले जाकर अपनी चूड़ियों की एक दुकान खोलो और उसे बेचना शुरू कर दो। सोफिया रानी परी का धन्यवाद कर वहाँ से बहुत सारी चूड़ियाँ लेकर आती है और अपने घर के पास ही चूड़ियों की बहुत बड़ी दुकान खोलती है। सोफिया अपने अच्छे व्यवहार से दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करती है। अब सोफिया के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास सब कुछ था और वो पारुल को बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी और खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रही थी। एक बार की बात है, सुल्तानपुर नाम के राज्य में सोनिका नाम की एक महारानी राज करती थी। सोनिका के 2 बेटे थे और एक बेटी थी।
सोनिका के दोनों बेटे स्वभाव से बहुत शांत और सीधे थे, लेकिन दूसरी तरफ उसकी बेटी सुनैना बहुत ही घमंडी और धोखेबाज थी। फिर कुछ समय बाद सोनिका अपने दोनों बेटों की शादी पड़ोस के राज्य में रहने वाली 2 राजकुमारी बहनों से कर देती है। दोनों बहनें देखने में बहुत खूबसूरत थीं। दोनों की खूबसूरती देख उनकी नंद सुनैना को बहुत जलन होती है। साथ ही सुनैना को उन दोनों पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सुनैना अपने भाइयों की शादी अपनी सहेलियों के साथ करवाना चाहती थी, ताकि अपनी चालबाजी से धीरे धीरे वो पूरे महल पर अधिकार कर ले। अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं इन दोनों बहनों को इस महल से निकाल कर ही दम लूंगी। सुनैना अपनी भाभियों के खिलाफ अपनी माँ को भड़काने का फैसला करती है। फिर एक दिन सुनैना रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है। क्या हुआ बेटी, तो इस तरह रो क्यों रही है? क्या बताऊँ माँ, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। मैं अभी अभी दोनों भाभियों की बातें सुनकर आ रही हूँ। वो दोनों तुम्हारा मजाक उड़ा रही थी। क्या कहा? दोनों बहुएं मेरा मजाक उड़ा रही थी? उनकी इतनी हिम्मत? हाँ माँ, दोनों आपस में बातें कर रही थी कि बुढ़िया के मरते ही पूरे महल पर उनका कब्जा हो जाएगा और वो अपनी मर्जी से हमारी संपत्ति पर राज करेंगी। माँ, मुझे तो डर है कि कहीं किसी दिन वो दोनों तुम्हें जहर देकर न मार दें। इसलिए तुम आज से ही उन दोनों पर नकेल कसना शुरू कर दो। तू ठीक कहती है बेटी, मुझे अपनी दोनों बहुओं को काबू में रखना ही होगा। माँ, मैं तो कहती हूँ तुम उन दोनों को महल की नौकरानी बना दो और उनसे सारा काम करवाया करो, तभी उन दोनों की अकल ठिकाने आएगी। फिर अगले दिन, अरे अचानक महल के सारे नौकर कहाँ चले गए? मेरे कमरे की सफाई करवानी है। बहुत देर से आवाज दे रही हूँ, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। क्या बताऊँ दीदी, मेरा भी यही हाल है। मैं भी आवाज देकर थक गई, लेकिन अभी तक एक भी नौकर नजर नहीं आया। लगता है हमारे महल के सारे नौकर छुट्टी पर चले गए हैं। अरे ये तो क्या कह रही है? नौकरों के बिना हमारे महल का काम कौन करेगा? तुम दोनों काम करोगी। तुम्हारे होते हुए हमें किसी नौकर की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने सारे नौकरों को निकाल दिया है। चलो जल्दी से झाड़ू पोछा लेकर शुरू हो जाओ, और हाँ, फर्श की अच्छी तरह से सफाई करना। अगर जरा भी धूल रह गई तो माँ तुम दोनों की खाल खींच लेंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सुनैना? क्या हम दोनों तुम्हें नौकरानी लगती हैं, जो तुम हमसे महल की साफ सफाई करवाना चाहती हो? देखिए माँ जी, सुनैना किस तरह की बेहुदा बातें कर रही है। सुनैना ने बिल्कुल सही कहा है। आज से तुम दोनों नौकरों की जगह काम करोगी, और हाँ, काम में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, वरना अभी तक तुम दोनों ने मेरा असली रूप नहीं देखा है। मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। समझ गई ना? चलो काम शुरू कर दो। अपनी सास के डर से दोनों बहनें महल की साफ सफाई में जुट जाती हैं। उस दिन से सुनैना और सोनिका दोनों बहनों को नौकरानी बनाकर उन पर अत्याचार करना शुरू कर देती हैं। फिर कुछ दिनों बाद दोनों बहनें गर्भवती हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुनैना और सोनिका के अत्याचार में कोई कमी नहीं होती। फिर एक दिन दोनों बहनें फटे पुराने कपड़े पहने गांव के कुएं में पानी भरने जाती हैं। उन दोनों को गर्भावस्था की हालत में
देख गांव की औरतें तरह तरह की बातें करने लगती हैं। अरे ये तो हमारी रानियां हैं। हे भगवान, इन दोनों की हालत तो नौकरानियों से भी बदतर हो गई है। हमारी महारानी सोनिका और सुनैना ने इन दोनों की ये हालत कर दी है। दोनों माँ बेटी इनसे महल में सारा काम करवाती हैं और इन्हें पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े देती हैं। हाँ, तुमने ठीक कहा। मैंने तो ये भी सुना है कि इन दोनों को पेट भर खाना भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ इनके पति अपनी माँ के डर से कुछ भी नहीं कर पाते। सच में इन बेचारियों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहे हैं। इस वक्त ये दोनों गर्भवती हैं। इनकी अच्छी तरह से देखभाल करने की बजाय वो दोनों चंडाल माँ बेटी इन पर अत्याचार कर रही है। उन्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। हमें इन दोनों की मदद करनी चाहिए। फिर वो सभी औरतें उन दोनों बहनों के पास पहुंच जाती हैं। लाइए, आप दोनों अपने मटके हमें दे दीजिए, हम इन्हें महल तक पहुंचा देंगे। इतना कहकर वो औरतें दोनों बहनों के हाथों से मटके ले लेती हैं। उन औरतों का दयालु स्वभाव देख दोनों बहनें खुश हो जाती हैं। लेकिन तभी वहाँ सुनैना आ जाती है। ठहर जा, सारे मटके इसी वक्त जमीन पर रख दे और यहाँ से चली जा, वरना मैं तेरी खाल खींच लूंगी। इतना कहकर सुनैना चाबुक निकाल लेती है। ये देख सभी औरतें डर कर वहाँ से भाग जाती हैं। चलो अब दोनों मटके उठाकर बाहर ले आओ, और हाँ, शाम तक पानी की टंकी फुल हो जानी चाहिए, वरना माँ तुम दोनों की खूब मरम्मत करेंगी। इतना कहकर सुनैना वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, दोनों माँ बेटियों को हम पर जरा भी तरस नहीं आता। इस हालत में हमसे काम करवा रही हैं। अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम चिंता मत करो दीदी, मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चलो पानी लेकर चलते हैं, वरना वो सुनैना फिर से आ जाएगी और हम दोनों को जली कटी बातें सुनाने लगेगी। उसके बाद दोनों बहनें पानी लेकर महल चली जाती हैं। इस तरह सुनैना उन दोनों को परेशान करने का कोई भी बहाना नहीं छोड़ती थी। इन दोनों पर इतना अत्याचार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक ये दोनों महल छोड़कर नहीं गई हैं। लगता है इन्हें मौत के घाट उतारना पड़ेगा, तभी इनसे छुटकारा मिलेगा। फिर अगले दिन रसोई घर की सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, इसलिए तुम दोनों जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आओ। जंगल का नाम सुनते ही दोनों बहनें घबरा जाती हैं। जंगल तो बहुत दूर है और इस वक्त हम दोनों गर्भवती हैं। ऊपर से जंगल में तरह तरह के जंगली जानवर रहते हैं। वहाँ जाने पर हम दोनों की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए तुम हमें जंगल मत भेजो। तुम किसी सैनिक से कहकर लकड़ी मंगवा लो। इस तरह से बहाने बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम दोनों को लकड़ियाँ लेने जंगल जाना ही होगा, वरना मैं अभी माँ को बुलाती हूँ। वो तुम दोनों को मार मार कर तुम्हारी चटनी बना देंगी। इससे बेहतर होगा कि तुम दोनों चुपचाप जंगल जाओ और लकड़ियाँ ले आओ। सुनैना के डांट सुनकर दोनों बहनें जंगल की ओर चली जाती हैं। फिर जंगल में पहुँचने के बाद वो दोनों लकड़ियाँ काट रही थी कि तभी अचानक वहाँ पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं और उन दोनों को उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। ये देख दोनों बहनें घबरा जाती हैं और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लग जाती हैं। कोई फायदा नहीं,
इस घने जंगल में दूर दूर तक तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना दोनों को मारकर यहीं दफना देंगे। लुटेरे दोनों बहनों को लेकर जा रहे थे कि तभी अचानक वहाँ एक शेर आ जाता है। खबरदार, इन दोनों लड़कियों को इसी वक्त छोड़ दो, वरना मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। ये सुनकर सभी लुटेरों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। अरे मर गए रे, ये शेर कहाँ से आ गया? अरे सब लोग अपनी जान बचाकर भागो, वरना ये शेर खा जाएगा। इस तरह सभी लुटेरे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। तुम दोनों इस तरह गर्भावस्था की हालत में इस घने जंगल में क्या कर रही हो? शेर की बात सुनकर वो दोनों शेर को अपने साथ हुए अत्याचारों के बारे में सब बता देती हैं। उन दोनों की बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो दोनों बहनों को अपनी पीठ पर बैठाकर सीधे महल में सुनैना और सोनिका के सामने पहुंच जाता है। तुम दोनों ने इन बेचारी मासूम लड़कियों पर बहुत अत्याचार किए हैं। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। शेर की धमकी सुनकर सुनैना और सोनिका डर से कांपने लगते हैं। अरे माँ, ये शेर तो इन दोनों का भाई बनकर आया है। अब हमारे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। चलो इस शेर के कदमों में गिरकर इससे माफी मांग लेते हैं। फिर दोनों माँ बेटी शेर के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपने किए की माफी मांगने लगती हैं। हमें माफ कर दो शेर जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं कभी अपनी बहुओं को परेशान नहीं करूँगी। हाँ शेर जी, हम पर दया कीजिए। मैं तुम जैसी चालसाज बुरी औरतों को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम कभी नहीं सुधरने वाली। तुमने जो बुरे कर्म किए हैं, उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। इतना कहकर शेर उन दोनों पर हमला कर देता है और देखते ही देखते दोनों के एक एक पैर काटकर उन दोनों को अपाहिज बना देता है। चलो अब तुम दोनों इस महल से बाहर निकल जाओ। आज से मैं इस महल के गेट पर पहरा दूंगा। अगर दोबारा तुम दोनों महल के आसपास दिखाई दी तो मैं तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगा। उसके बाद दोनों माँ बेटी घबराकर महल से भाग जाती हैं और अगले दिन से दर दर की सड़कों पर भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजारने लगती हैं। इस तरह से उन दोनों को उनके बुरे कर्मों का फल मिल जाता है। फिर कुछ समय के बाद दोनों बहनें जुड़वा बच्चों को जन्म देती हैं। इस बात से उनके पति बहुत खुश होते हैं। इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों बहनें राजी खुशी रहने लगती हैं। विकासपुर गांव में सोफिया नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। कुछ साल पहले ही सड़क दुर्घटना में सोफिया के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद सोफिया ने दूसरों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा मेहनत करके कमाने का फैसला किया। लेकिन सोफिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर मैं क्या करूं? किससे काम मांगू? कौन मुझे काम देगा? तभी सोफिया के कानों में एक आवाज आती है। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी हर रंग की चूड़ी ले लो। ये आवाज सुनकर सोफिया भागी भागी बाहर आती है और कहती है, दादा मुझे भी आपके साथ चूड़ी बेचनी है।
प्लीज दादा, मुझे भी कुछ चूड़ियाँ दे दो। क्या हुआ बेटा, भूख लगी है? क्या खाना मंगवा दूं? नहीं दादा, मुझे खाना नहीं काम चाहिए। मैं खुद से कमाकर खाना चाहती हूँ दादा। आखिर कब तक दूसरों के सामने हाथ फैलाती रहूंगी। बेटा, ये तो तुमने बहुत ही बढ़िया फैसला लिया है, लेकिन बिटिया क्या तुम चूड़ियाँ बेच लोगी? हाँ दादा, मैं बेच लूंगी। अच्छा ठीक है, ये लो, ये 15 दर्जन चूड़ियाँ हैं। तुम अभी इन्हें बेचो। 1 दर्जन चूड़ियों को बेचने पर तुम्हें 50 रुपए मिलेंगे। ठीक है दादा। सोफिया उन चूड़ियों को लेकर अपने चुलबुले अंदाज में बेचने के लिए निकल जाती है। चूड़ी ले लो, प्यारी प्यारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, चूड़ी ले लो चूड़ी। बेटा, कितने की है चूड़ियाँ? सिर्फ 50 रुपए दर्जन आंटी जी। ठीक है बेटा, ये हरी वाली दे दो। आंटी, ये वाला तो देखो, रेड और ऑरेंज वाली देखो कितनी प्यारी है। ये आपके हाथों में बहुत प्यारी लगेंगी। ठीक है, दे दो, और ये लो पैसे। इस तरह से सोफिया के 15 की 15 दर्जन चूड़ियाँ चुटकियों में बिक जाती हैं। फिर अगले दिन, ये लो दादा, चूड़ियों के पैसे। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। एक ही दिन में सारी चूड़ियाँ बेच डाली। शाबाश, आज मैं तुम्हें पूरे 100 दर्जन चूड़ियाँ दे रहा हूँ, और ये रहे तुम्हारी मेहनत के पैसे। ऐसे ही मन लगाकर काम करो बेटा। थैंक यू दादा। पैसे और चूड़ियों को पाकर सोफिया बहुत खुश होती है। तभी वो देखती है कि सड़क के किनारे एक छोटी लड़की बहुत रो रही थी। क्या हुआ बहन, तुम क्यों रो रही हो? दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है दीदी, प्लीज मुझे कुछ खिला दो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है दीदी। अच्छा बाबा, पहले रोना तो बंद करो और बताओ क्या पसंद है तुम्हें? दीदी, कुछ भी खिला दो जिससे कि बस मेरा पेट भर जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया। सोफिया को उस मासूम लड़की पर दया आ जाती है और वो उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले आती है और उसे भर पेट खाना खिलाती है। अब बताओ, क्या नाम है तुम्हारा और अब तक तुम किसके पास रहा करती थी? मेरा नाम पारुल है। मैं एक बड़ी सी कोठी वाले अंकल के पास रहती थी। वो अंकल मुझसे घर का सारा काम करवाते थे, मुझे खाना भी नहीं देते थे और बहुत मारते थे। मैंने वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंकल मुझे बंद करके रखते थे। वो तो कल मैं किसी तरह वहाँ से भाग निकली। दीदी, आप मुझे दोबारा वहाँ मत भेजना, वो अंकल बहुत बुरे हैं। घबराओ नहीं पारुल, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ और अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उस कोठी वाले अंकल का घर तो पता है ना, और अच्छे से पहचानती हो ना? हाँ दीदी, सब पता है, लेकिन अभी मुझे वहाँ नहीं जाना। प्लीज मुझे वहाँ मत भेजना दीदी। आप मुझे कहाँ ले जा रही हो? पुलिस स्टेशन। उस कोठी वाले अंकल को सजा दिलानी है ताकि उसने जो तुम्हारे साथ किया वो किसी और के साथ ना हो। सोफिया पारुल को लेकर पुलिस स्टेशन जाकर उस अंकल के खिलाफ FIR दर्ज करवा देती है और पुलिस कुछ ही देर में उस कोठी वाले अंकल को गिरफ्तार कर लेते हैं। तूने मेरे खिलाफ FIR लिखवा कर अच्छा नहीं किया। तू नहीं जानती मैं कौन हूँ। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर, पहले आप तो छूट जाओ, फिर बेशक मुझे मत छोड़ना। एक और बात, आइंदा किसी भी बच्चे पर अत्याचार करने से पहले इस जेल की 4 दीवारी को अच्छे से याद कर लेना। चलो पारुल। घर आकर सोफिया पारुल से कहती है, पारुल, मैं चूड़ी बेचने जा रही हूँ। तुम स्कूल से सीधा घर आना और खाना खाकर आराम करना। मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है दीदी, घर जल्दी आना। सोफिया चूड़ी लेकर बेचने निकल जाती है। रास्ता थोड़ा सुनसान था,
कि तभी अचानक वही आदमी सोफिया के सामने आता है, जिसको सोफिया ने हवालात में बंद करवाया था। तुम तो हवालात में थे ना? हवालात में रहे मेरे दुश्मन। मैंने तुझसे कहा था ना, तूने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। भाइयों, पकड़ लो इसे। छोड़ो मुझे, तुम लोग ये अच्छा नहीं कर रहे हो। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। सोफिया अकेली थी और वो आदमी अपने साथियों के साथ था। उन सब ने मिलकर सोफिया को चूड़ियों के साथ एक कुएं में फेंक दिया। बेचारी, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। इतना बोलकर वो सारे आदमी वहाँ से चले जाते हैं। इधर सोफिया को कुएं की रानी परी बचा लेती है। कौन है आप? मैं इस कुएं में रहने वाली रानी परी हूँ। तुम बताओ, आखिर वो कौन लोग थे और उन लोगों ने तुम्हें कुएं में क्यों डाल दिया? सोफिया रानी परी को अपनी सारी बातें बताती है। अच्छा, ये तो बहुत ही दुष्ट आदमी है। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसे तो ये और भी लोगों को परेशान करेगा। रुको, अभी इसे मजा चखाती हूँ। अक्कड़ बक्कड़ जंकी, सोफिया को गिराने वाला बन जाए मंकी। परी के इतना बोलते ही वो दुष्ट आदमी हमेशा के लिए बंदर के रूप में बदल जाता है। आज के बाद ये दुष्ट आदमी किसी को परेशान नहीं करेगा। अब तुम अपने घर जाओ। तभी सोफिया जोर जोर से रोने लग जाती है। अब क्या हुआ? अब क्यों रो रही हो तुम? रानी परी जी, मैं तो चूड़ी बेचने जा रही थी। मैंने तो अभी एक भी चूड़ी नहीं बेची और मेरी सारी चूड़ियाँ इस कुएं में गिरकर टूट गई। अब मैं चूड़ी वाले दादा को क्या जवाब दूंगी? वो मुझे काम भी नहीं देंगे। अब मैं क्या करूंगी परी जी? घबराओ नहीं सोफिया, अब से तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इतना सोना दूंगी कि तुम सारी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकती हो। नहीं परी जी, मुझे सोना या पैसा नहीं चाहिए। मुझे रोजगार चाहिए। मैं मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। शाबाश सोफिया, काश सबकी सोच तुम्हारी जैसी होती। अगर इंसान मन में काम करने की ठान ले, फिर उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। सोफिया, इस कुएं में चूड़ियों के गिरने से ये कुआं जादुई चूड़ियों के कुएं में बदल गया है। इस कुएं से तुम जितना चाहो उतनी चूड़ियाँ ले जा सकती हो। इन चूड़ियों को ले जाकर अपनी चूड़ियों की एक दुकान खोलो और उसे बेचना शुरू कर दो। सोफिया रानी परी का धन्यवाद कर वहाँ से बहुत सारी चूड़ियाँ लेकर आती है और अपने घर के पास ही चूड़ियों की बहुत बड़ी दुकान खोलती है। सोफिया अपने अच्छे व्यवहार से दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करती है। अब सोफिया के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास सब कुछ था और वो पारुल को बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी और खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रही थी। एक गांव में रिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता का शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेस था। घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी माँ गौरी की तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी। सुनो, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें शहर में एक बड़े अस्पताल में दिखाता हूँ। वहाँ तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नहीं नहीं, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी जी। मेरी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं जल्द ही इस दुनिया को छोड़ने वाली हूँ। आप बस मुझसे वादा कीजिए कि मेरी बेटी को किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दोगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। रिया मेरी भी बेटी है और मैं अपनी बेटी को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दूंगा। तुम बस मेरे साथ चलो। रिया के पिता प्रीतम अपनी पत्नी गौरी को शहर में एक बड़े अस्पताल में ले जाते हैं। डॉक्टर वहाँ उनका चेकअप करते हैं। सुनिए मिस्टर, हमने आपकी पत्नी की सारी रिपोर्ट से तय किया है कि उन्हें ब्लड कैंसर हो चुका है। उनको बचाना बहुत मुश्किल है। उनके पास जितने भी दिन बचे हैं उन्हें हंसी खुशी जीने दीजिए।
ये आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर? मेरी पत्नी को बचा लीजिए। आप जितने पैसे मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप बस मेरी बीवी को बचा लीजिए। सुनिए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं आप, इसीलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। आप अपनी पत्नी को किसी भी अस्पताल में ले जाइए, लेकिन ये ठीक नहीं हो पाएंगी। भलाई इसी में है कि इन्हें अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीने दीजिए। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं मेरी? मैंने आपसे कहा था ना, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताने दीजिए। मुझे घर ले चलिए जी। उसके बाद प्रीतम अपनी पत्नी को अपने घर ले आता है। कुछ दिनों बाद गौरी की मृत्यु हो जाती है। रिया और उसके पिता दोनों उसकी मृत्यु के बाद पूरी तरह से टूट जाते हैं। अब प्रीतम अपना काम छोड़कर अपनी बेटी की परवरिश में लग जाता है। एक दिन उसी कंपनी का मैनेजर प्रीतम के पास आता है और कहता है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आपको तो पता है ना, आजकल आप काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है। आप अभी के अभी मेरे साथ शहर चलिए और अपनी कंपनी पर ध्यान दीजिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपको कंपनी में किस लिए रखा है? आप कंपनी खुद चलाइए, उस पर ध्यान दीजिए। मैं अपनी बेटी को अकेला छोड़कर शहर नहीं जा पाऊंगा। घर में उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है। सर, आपके बिना हमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं सिर्फ कंपनी देख सकता हूँ, लेकिन जब तक हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे तब तक कंपनी कैसे चलेगी सर? ये सारी बातें रिया सुन लेती है और कहती है, पिताजी, अंकल बिल्कुल सही बोल रही हैं। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी पिताजी। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा बेटी। सर, आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ? जी मैनेजर, कहिए। मुझे लगता है आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इससे आपकी सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी और गुड़िया रानी को उनकी माँ भी मिल जाएंगी। मेरी नजर में एक लड़की है, आप कहे तो मैं उनसे बात करूं। मैनेजर की ये बात सुनकर प्रीतम खुश हो जाता है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। अगर इसकी माँ आ जाएंगी तो मैं अपने काम पर भी ध्यान दे पाऊंगा। आप एक काम कीजिए, बात को आगे बढ़ाइए। फिर कुछ दिनों बाद प्रीतम की शादी रानी नाम की एक औरत से हो जाती है। उसका पहले से ही एक बेटा था। वो शुरू में रिया के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन जैसे ही प्रीतम अपने काम के लिए शहर जाता है, वो रिया के साथ बहुत गलत व्यवहार करती थी। सुन लड़की, बहुत हो गया तेरा लाड प्यार। अब चुपचाप ये राजकुमारियों वाले कपड़े बदल और नौकरानियों वाले पुराने कपड़े पहन और अपने घर के काम में लग जा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ, समझी? तेरी माँ मर चुकी है। मैं बस अपने बेटे बिट्टू की माँ हूँ। मैंने तेरे बाप से शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, समझ आई तेरे? झाड़ू उठा और सफाई में लग जा, नहीं तो तुझे घर से बाहर फेंक दूंगी। रिया बेचारी घर के काम में लग जाती है। दोनों माँ और बेटा उसके साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे। बात बात पर उसकी खूब पिटाई करते थे। माँ, आज मेरा ताजे ताजे फल खाने का मन हो रहा है। आप मेरे लिए ताजे ताजे फल ले आइए ना। हाँ बेटा, क्यों नहीं। सुनकर मोही, बाजार जाकर मेरे राजकुमार बेटे के लिए ताजे ताजे फल लेकर आ। अरे माँ, पास वाले जंगल में बहुत स्वादिष्ट और मीठे फल लगे हुए हैं। आप इसे बाजार क्यों भेज रही हो? इस चुड़ैल को जंगल भेजो और इससे कहो फ्री में लेकर आएगी। हाय राम, कितना समझदार है तू। बिल्कुल अपनी माँ पर गया है।
सुन मनहूस, टोकरी उठा जल्दी और जंगल से मीठे मीठे फल तोड़ कर ला। लेकिन माँ, थोड़ी देर में रात होने वाली है। जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। मैं कल सुबह होते ही ले आऊंगी माँ। मैंने तुझसे सलाह नहीं मांगी, तुझे आदेश दिया है। मेरे प्यारे बेटे को फल खाने का मन है, इसीलिए अभी के अभी फल लेकर आ, नहीं तो घर में वापस मत आना। निकल यहाँ से। रिया की सौतेली माँ धक्के मारकर उसे घर से बाहर कर देती है। रिया बेचारी जंगल में फल तोड़ने के लिए चली जाती है। जंगल पहुँचते ही धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लग जाता है और जंगली जानवरों की आवाज आने लगती है। ये देखकर रिया डर जाती है। मेरी सौतेली माँ तो बहुत दुष्ट और पत्थर दिल की औरत है। मुझे यहाँ पर उन्होंने मरने के लिए भेज दिया है। पता नहीं आज मेरा क्या होगा। माँ, आप जहाँ कहीं भी हैं, मुझे देख रही हैं, मेरी मदद करो माँ, मेरी मदद करो। तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है, जिसे देखकर रिया डर जाती है। हाँ, शेर! हे भगवान, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। तभी वहाँ पर उसकी माँ प्रकट होती है और वो अपने जादू से शेर को वहाँ से भगा देती है। माँ, आप कहाँ चली गई हो माँ? देखो न माँ, आपके बिना मेरी क्या हालत हो गई है। घर पर सौतेली माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती माँ, मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करती है। पिताजी भी मुझे छोड़कर शहर चले जाते हैं माँ। मैं सब जानती हूँ बेटी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो मैं सब कुछ देख रही हूँ, तभी तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आई हूँ। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बेटी। उसके बाद उसकी माँ एक जादुई गाउन प्रकट करती है और कहती है, बेटा, ये एक जादुई गाउन है, ये तुम्हारी सारी समस्याएं दूर करेगा और तुम्हारी सौतेली माँ और उसके बेटे को सबक जरूर सिखाएगा। अब तुम यहाँ से घर लौट जाओ बेटी। उसके बाद रिया वो जादुई गाउन लेकर वहाँ से चली जाती है। काम चोर मनहूस, इतना समय कहाँ लगा दिया तूने? मेरा लाडला बेटा कब से फलों का इंतजार कर रहा है। और महारानी इतने सुंदर कपड़े कहाँ से लाई तू? जल्दी से निकाल और मुझे ला कर दे ये कपड़े। अगर आपके बेटे को फल चाहिए तो इसे बोलिए कि मैं इसकी कोई नौकरानी नहीं हूँ। और रही बात इस गाउन की, तो ये कपड़े आपको कभी नहीं मिलेंगे। देखो तो माँ, कैसे जुबान चला रही है। इसको खूब पीटो तो इसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। उसके बाद रिया की सौतेली माँ उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, तभी हे जादुई गाउन, मेरी रक्षा करो और इन्हें सबक सिखाओ। तभी जादुई गाउन से एक तेज रोशनी बाहर निकलती है और दोनों माँ बेटे को उल्टा लटका देती है। और एक चुड़ैल, क्या मंत्र फूंक कर आई है? एक बार नीचे उतार मुझे, फिर देख मैं तेरी अकड़ ठिकाने लगाती हूँ। आने दे तेरे बाप को, तुझे धक्के मार कर घर से बाहर करवा दूंगी। तभी वहाँ पर उसके पिता प्रीतम आ जाते हैं और वो सारी बातें सुन लेते हैं। देखिए पिताजी, आपके जाने के बाद ये दोनों मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए इस दुष्ट औरत से शादी की। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। दुष्ट औरत, अपने बेटे को लेकर यहाँ से दफा हो जा और कल तुझे डिवोर्स पेपर मिल जाएंगे। उसके बाद प्रीतम दोनों माँ बेटे को घर से बाहर कर देता है और खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लगता है। झारखंड के एक गांव की बात है। करीमपुर गांव में एक निराली नाम की औरत रहती थी। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम था आयुष और बेटी का नाम था प्रीति। निराली के पति की बहुत ज्यादा जायदाद थी, इसीलिए वो बहुत घमंडी हो गई थी। उसका बड़ा बेटा आयुष बहुत ही सुंदर था। अपनी माँ के जैसे उसे अपने रंग रूप पर बहुत घमंड था। निराली आयुष से कुछ मांगने से पहले सब कुछ उसे लाकर दे देती थी।
उधर उसकी छोटी बेटी प्रीति अपने नाम के जैसे सुंदर तो नहीं थी, पर उसका मन बहुत सुंदर था। खूबसूरत ना होने के कारण उसे अपनी माँ का ज्यादा प्यार नहीं मिला और ना ही उसका भाई उसके साथ अच्छे से बात करता था। उसकी माँ उससे घर का सारा काम करवाती थी, वो भी खुशी खुशी सारा काम करती। छोटी उम्र से ही उसे किचन का सारा काम आ गया था। एक दिन निराली आयुष से बोलती है, बेटा मैं सब्जी लेने के लिए बाजार जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? नहीं माँ, मुझे नहीं जाना। अरे तुझे नए कपड़े चाहिए कि नहीं? आयुष बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, अरे मेरी प्यारी माँ, चलता हूँ ना आपके साथ। आप तो बुरा ही मान गई। अच्छा, अब ज्यादा मस्का मत लगा माँ को, मुझे भी नए कपड़े लेने हैं अपने लिए। आयुष प्रीति को आवाज देता है, प्रीति जल्दी चलो, माँ के साथ बाजार जाना है। तीनों बाजार के लिए निकल जाते हैं। बाजार में जाकर वो पहले सब्जी खरीद लेते हैं। बेटा प्रीति बात सुनो, तुम ये सब्जियों का बास्केट लेकर घर चली जाना, हम दोनों को नए कपड़े लेने हैं। तुम जाकर खाना बना लेना, हम जल्दी घर आ जाएंगे। प्रीति उदास हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे भी नए कपड़े चाहिए, कितने साल हो गए हैं, आपने मुझे कोई भी नया कपड़ा नहीं दिलाया। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए भी ले आऊंगी, अब जल्दी से जाकर खाना बना लो। प्रीति खुश हो जाती है और सब्जियों की बास्केट लेकर वहाँ से घर चली जाती है। दोनों माँ बेटा शोरूम में जाकर कपड़े खरीदने लगते हैं और घर वापस आ जाते हैं। इधर प्रीति किचन से बाहर निकलती है। माँ आप बाजार से आ गई, मेरी नई ड्रेस कहाँ है माँ? मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, तेरे लिए कोई पैसे नहीं बचे तो ड्रेस कहाँ से लेकर आती? माँ ये तो गलत बात है, आपने भैया को 2 ड्रेस दिला दी है और खुद भी लिया है, पर मेरे लिए नहीं लिया। आप मेरे साथ हमेशा यही करती हैं माँ। ज्यादा चपड़ मत कर, चुपचाप जाकर खाना बना। तूने कौन सा कहीं पर जाना है? शक्ल देख ली अपनी, घर और पैसे सब हमारे लिए है। प्रीति रोते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और रात को बिना कुछ खाए पिए ही सो जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह प्रीति को बहुत तेज बुखार हो जाता है और प्रीति सुबह बिस्तर से नहीं उठ पाती और निराली उसके कमरे में आ जाती है और कहती है, महारानी अभी तक सो रही है, चाय नाश्ता लाऊं आपके लिए? माँ आज मुझे बहुत तेज बुखार है और मुझसे उठा नहीं जा रहा माँ। देख प्रीति, आजकल तेरे बहाने बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जल्दी से उठ जा, नहीं तो आज मेरा हाथ उठ जाएगा तुझ पर। घर का सारा काम पड़ा है। प्रीति जैसे तैसे घर का काम करती रहती है कि तभी काम खत्म हो गया हो तो जल्दी से मार्केट जाकर सब्जी ले आ। प्रीति बाजार चली जाती है। रास्ते में उसे उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ से जा रही होती है। वो बूढ़ी औरत प्रीति को बेहोश पड़ा देखकर उसे पानी पिलाती है। प्रीति को जब होश आता है तो वो औरत उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तो तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें तो घर में आराम करना चाहिए बेटा। तभी प्रीति जोर जोर से रोने लग जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? प्रीति अपनी सारी बात उस बूढ़ी अम्मा को बता देती है। ये तो बहुत गलत बात है, बेटे को इतना प्यार और दूसरी तरफ बेटी के साथ ऐसा व्यवहार। तुम चिंता मत करो बेटी, आज के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पास एक ऐसी क्रीम है जिसे लगाने से कोई भी बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। दादी माँ, पर आप मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रही हो? तभी वो बूढ़ी सी औरत एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है।
अरे मैं रानी परी हूँ, वो तो मैं भेष बदल कर लोगों की मदद करती हूँ। ये देखकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आप मेरी मदद कैसे करेंगी? वो तो मुझ पर छोड़ दो, मुझे बस अपने घर लेकर चलो। प्रीति बिना सब्जी लिए परी के साथ घर वापस आ जाती है। घर पर पहुंचकर परी उससे कहती है, अब तुम देखना मेरा कमाल। फिर परी अपनी जादुई छड़ी से वहाँ पर 2 जादुई फेस क्रीम प्रकट करती है। ये देखो, ये 2 जादुई फेस क्रीम है। ये लाल क्रीम लगाने से तुम बहुत ही गोरी और खूबसूरत हो जाओगी, और इस काली क्रीम को लगाकर आज मैं तुम्हारी मम्मी और भाई को सबक सिखाऊंगी। फिर परी उस लाल फेस क्रीम को प्रीति को दे देती है और उस काली क्रीम को अपने चेहरे पर लगा लेती है और वो एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर प्रीति बहुत ही ज्यादा डर जाती है। ये कैसी क्रीम है रानी परी? अरे तुम डरो मत, सिर्फ अंदर जाओ। प्रीति अंदर जाती है। उसे देखकर निराली गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है, कहाँ थी इतनी देर तक? चल जाकर खाना बना। अरे माँ देखो तो, ये तो सब्जी तक लेकर नहीं आई। ये क्या प्रीति, आज तेरी खूब पिटाई होगी, तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर तभी वो चुड़ैल कमरे के अंदर आती है और वहाँ पर चुड़ैल की हंसी गूंजने लगती है। उस चुड़ैल को देखकर निराली और आयुष बहुत डर जाते हैं। माँ भागो भागो चुड़ैल, ये तो हमें मार कर खा जाएगी माँ। मैं आज तुम लोगों को खत्म कर दूंगी। तुम दोनों ने इस छोटी सी बच्ची का जीना मुश्किल कर दिया है। जैसे मैं एक खतरनाक और बदसूरत चुड़ैल हूँ, वैसा ही बदसूरत मैं तुम्हें कर दूंगी। फिर चुड़ैल उनकी खूब पिटाई करती है और उनको मार मार के उनके मुंह लाल कर देती है। बोल, तंग करेगी आज के बाद अपनी प्यारी बेटी को? नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, हमें माफ कर दो, हमें मत मारो। तुम्हारा पति नहीं है तभी तुमको छोड़ रही हूँ। और हाँ, कोई काम करना शुरू करो, मुफ्त की जायदाद ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। और हाँ, मैं दोबारा फिर आऊंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर प्रीति रानी परी की वो लाल क्रीम लगा लेती है और बहुत ही गोरी और खूबसूरत हो जाती है। फिर दोनों माँ बेटा प्रीति से माफी मांगते हैं और प्रीति उन्हें माफ कर देती है। उसके बाद दोनों प्रीति के साथ बहुत प्यार से रहते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।